गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में और आप हैं अंजला आर्या के साथ। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को पास होने की बहुत बहुत बधाई। आप 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आपको अपनी अगली क्लास की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। माहौल पिछले साल बहुत ख़राब था। सरकार की तरफ से भी हर संभव प्रयास किए गए। खैर, इस मामले में सरकार का शुक्रिया कि उन्होंने बच्चों के एक साल को ख़राब होने से बचा लिया। बेटा, आपकी जो 11th क्लास है, 11th क्लास में विषय राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आपकी 2 बुक्स हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान में आपकी 2 किताबें रहेंगी और दोनों किताबें जो है, एक में तो आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी बुक में आप पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। तो जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और जो दूसरी बुक है आपकी वो है राजनीतिक सिद्धांत। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम सिर्फ 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि 2 बुक्स आप लोगों को परचेज़ करनी है। एक तो राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये 2 बुक्स आपको खरीदनी है। अब पहली जो हमारी बुक रहेगी हम उसी से स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा संविधान क्यों और कैसे। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य। नेक्स्ट चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके बाद है विधायिका, फिर कार्यपालिका और उसके बाद अगला चैप्टर न्यायपालिका। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज और उसके अगला चैप्टर रहेगा, लास्ट चैप्टर हमारा, संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये आपकी फर्स्ट बुक रहेगी। इसमें आपका जो 2 चैप्टर और हैं, संघवाद और स्थानीय शासन, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अब कोविड के दौरान कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स भी बिल्कुल सिलेबस से डिलीट कर दिए थे। ठीक है, इस बार क्या रहेगा वो देखेंगे अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हमारी दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत की, उसमें पहला चैप्टर आपका रहेगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। सेकंड चैप्टर रहेगा स्वतंत्रता। थर्ड चैप्टर समानता। नेक्स्ट राजनीति सामाजिक न्याय, फिर अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और लास्ट चैप्टर रहेगा आपका विकास। ये आपकी दोनों बुक्स का सिलेबस है। और जो आज के अपने इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ समझेंगे। और आप उसके बारे में पहले अपने छोटी क्लासेस में पढ़कर भी आ चुके हैं। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका होती क्या है? देखिए, उद्देशिका का मतलब होता है, उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रीएम्बल एक ही बात है। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की इंट्रोडक्शन की हमारा संविधान है कैसा, क्या है उसमें। जैसे हम किसी व्यक्ति से कह देते हैं ना कि अच्छा चलो बताओ, अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो उसी तरीके से अब कोई हमें कहने लगे अपने संविधान के बारे में बताओ, चलो कैसा है तुम्हारा संविधान, क्या क्या है तुम्हारे संविधान में। अब हमारा संविधान तो इतना बड़ा है, 395 अनुच्छेद इसमें ठहरे। अब क्या 395 अनुच्छेद सुनाओगे उनको? याद भी नहीं रहेंगे, याद भी नहीं है वो तो फिर कैसे, क्या करोगे? तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप अपने संविधान की प्रस्तावना बता दोगे। ठीक है, प्रस्तावना क्या है?
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को, ठीक है, आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है। हम भारत के लोग, सारी शक्ति भारत के लोगों में, या भारत के लोगों ने बना दिया। देखिए, है ना, भारत को कैसा बना रहे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि अपने देश से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो अब हमारे हाथों में है। उस पर अब किसी का कोई दबाव नहीं है। हम किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय अब नहीं लेंगे। हम अपने देश की आवश्यकता के अनुसार जो निर्णय उचित होगा वो लेंगे। तो अपने देश के पास अब क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता है। हम अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, समाजवादी है, पूंजीवादी नहीं है। हम जो उत्पादन के साधन हैं उन पर कुछ लोगों का ही आधिपत्य नहीं है हमारे यहाँ पर समाजवाद है। ठीक है, समाजवाद में क्या होता है? जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका सभी में बंटवारा होता है, कुछ लोगों के हाथों में वो नहीं होता। पंथ निरपेक्ष है, मतलब कोई हमारा जो देश है भारत, इसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। भारत की नज़रों में, संविधान की नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं। किसी को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया गया है, किसी को बेकार नहीं कहा गया है, बल्कि सभी धर्म कैसे हैं? संविधान के समक्ष समान है। किसी धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक मतलब जहाँ पे लोग हो, लोग का तंत्र हो, लोगों का शासन हो। ठीक है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। ये सब बहुत प्रसिद्ध परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? जहाँ पर जो देश का, राष्ट्र का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत के जो सर्वोच्च अध्यक्ष है राष्ट्रपति जी, वो हमारे द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब वो वंशानुगत नहीं होते कि जैसे अब हमारे बात करें हम स्टार्टिंग से ही, तो मान लीजिए कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो क्या उनके बाद उनके बेटे बने थे राष्ट्रपति, फिर उनके बेटे बने, फिर उनके बेटे बने? ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ पे तो अलग अलग व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति नहीं थे, वंशानुगत नहीं था, इसीलिए भारत गणराज्य है। क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो राष्ट्र के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो भारत जो है गणराज्य है। अब इसके समस्त नागरिकों को न्याय कौन कौन से प्राप्त है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे जिसको अच्छा लगे ऐसे पूजा पाठ करो, अपने विचारों को अभिव्यक्त की करो, जिसके जो विचार हों उनको सबके सामने प्रस्तुत करो, लेकिन विचार ऐसे होने चाहिए जिससे कि किसी अपने जो देश की एकता है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विश्वास और धर्म की उपासना, जिसको जैसे अच्छा लगे अपने तरीके से पूजा पाठ करो, कोई रोक टोक नहीं है। संविधान ये नहीं कहता कि आप भाई हाथ जोड़ के पूजा कर लीजिए।
ठीक है, या आपको बैठ के ही पूजा करनी है, या आपको घूम घूम के ही पूजा करनी है। संविधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका मन करे, ऐसे आप पूजा उपासना अपनी जो है विश्वास धर्म अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। तो भारत में ये आपको स्वतंत्रता दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है, बराबर के अवसर हैं, प्रतिष्ठा की समता दी गई है, ठीक है। इन सबको प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखिए क्या करना, राष्ट्र की एकता, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुँचाता हो, ये विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों का, जातियों का, क्षेत्रों का देश है, ठीक है। हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, वो मैंने जो प्रस्तावना है उसके मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था हमारा संविधान। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और एक टॉपिक और हम इसमें करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य और साथ में अधिकार तो आपको पता ही होते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य भी पता होने बहुत ज़रूरी है। देखिए, मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य है जो हमें नैतिक रूप से मानने होते हैं। अगर हम इनका पालन नहीं करते तो हमें संविधान के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो हमें नैतिकता की भावना से इनका पालन करना है। देखिए, पहला जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, अपने झंडे का, अपने गान का, ठीक है, अपने राष्ट्रीय गीत का, इन सब का हमें क्या करना है, आदर करना है अपने संविधान का। इसके बाद है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी उच्च आदर्श थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, जिन्होंने मिलकर के हमारे देश को आज़ाद कराया, वो सभी, उन सभी का हमको सम्मान करना है, हृदय में संजोए रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसका निर्माण करना है। इसके बाद है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करना है। अभी कोविड चला था, तो कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अगर हमने अपने पर्यावरण के साथ वो व्यवहार ना किया होता, ना काटा होता पेड़ पौधे को, ना नुकसान पहुंचाया होता नदियों को, झरनों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, तो फिर एनवायरनमेंट को, तो फिर ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो अपने पर्यावरण का हमको संरक्षण करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत क्या है? भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर कुछ भी विभिन्न प्रकार के गलत कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक भावना का विकास करना है, ठीक है। इसी अंधविश्वास और इसी रूढ़िवाद के नाम पर पशुओं की बलि दी जाना, कई जगह पर मनुष्यों की बलि दी जाना, और हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, पता नहीं लोग किस तरीके से इतने अमानवीय कार्य कर जाते हैं। तो ये सब इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है ताकि रूढ़िवाद से बाहर निकल सके। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे हमारी रेल है, बस स्टैंड है, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, वो सब है, हमारी सड़क है, हमारी गलियाँ हैं, हमारे नदियाँ हैं, हमारे जहाँ भी हम रहते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट सरकारी हम यूज़ करते हैं, वो सभी जहाँ हम घूमने जाते हैं, वो सब हमारी सार्वजनिक संपत्ति है जो सबका है। उसका हम सभी को मिल कर के ध्यान रखेंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, है ना, चिप्स खाए, कुरकुरे खाए और
कुरकुरे पेट में और कुरकुरे की जो रैपर है वो सड़क पे, इस तरीके का कार्य करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए। जो काम हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं और सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे होकर भी करते हैं, तो उसको हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ाना है, उसको ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। इसके बाद है प्रत्येक, अगला है लास्ट, सबसे एंड में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नागरिकों के लिए। प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये थे बेटा हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। पहले ये 10 प्रदान किए गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें बाद में शामिल किया गया था भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा। और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए हम कल एक और अपनी वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे। आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली है, संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया है कि हमारी नागरिकों की, भारत का नागरिक होने के नाते क्या क्या ड्यूटी है, जिनका हमें बिना किसी दंड के, भय के, बिना किसी डर के पालन करना है। तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारी जो वीडियो रहेंगी ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। ओके।